Hi guys, my name is Chirag Gupta. Welcome to my channel Dive in Cars, presented to you by your own car buddy. So आज की पहली वीडियो में पहले मैं आपको शुरुआत करता हूँ ये बताने से कि मैं ये चैनल क्यों बना रहा हूँ, किन लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्या क्या मैं इसमें कंटेंट दिखाऊँगा। तो जैसे कि मैं बताया, मैं दिल्ली से हूँ, इंडिया से। मेरे को 6 साल यूके में रहते हुए हो गए। मेरे को बचपन से ही बहुत ज़्यादा गाड़ियों का शौक़ है, नई नई गाड़ियाँ ड्राइव करना, ट्रिप पे जाना, रोड ट्रिप्स पे जाना, इन सब चीज़ों के लिए। तो जब से मैं यहाँ पे मूव हुआ हूँ, मेरे सारे दोस्त भाई सब यहाँ के लोग भी, जब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ यहाँ पे, हर कोई मेरे से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। यहाँ पे रोड्स कैसे है, यहाँ पे गाड़ियाँ कैसी है, यहाँ की गाड़ियों की कंडीशंस कैसी होती है, कॉस्टिंग वाइज क्या गाड़ी की कॉस्ट आती है, यहाँ पे खर्चे क्या है, हर चीज़ है। तो इसीलिए फिर मैंने डिसाइड करा मैं ये चैनल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगा गाड़ियों को लेके। आपको जो आगे वाली वीडियोस में देखने को मिलेगा, पहले तो मैं आपके लिए अलग अलग टाइप की गाड़ियाँ लेके आऊँगा। मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, सस्ती महंगी, SUV, सेडान, सारी टाइप की जितनी मेरे को मिल सके। उसके बाद फिर मैं बताना चाहूँगा यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन, जो लोगों को पता होने चाहिए कि यहाँ पे पुलिस वालों का क्या सिस्टम है, चेक पोस्ट वगैरह का क्या सिस्टम है। ये लोग मेरे से बड़े पूछते हैं कि भैया पुलिस वाला तो नहीं रुकता या हाथ तो नहीं देता, कैमरास का सिस्टम है, फाइन्स का सिस्टम है। फिर जो मेरे दो भाई लोग यूके में बैठ के मुझे देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि वो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यूके का लाइसेंस के लिए क्या प्रोसेस है। बहुत लोगों को बहुत गलत फहमियाँ हैं कि भैया लाखों में बनता है, कई लाख खर्च हो जाते हैं, तब भी टेस्ट फेल हो जाता है। तो मैं उन लोगों को भी गाइडेंस देना चाहूँगा कि कैसे तुम अपना टेस्ट किन लोगों को अप्रोच कर सकते हो, किस तरीके से पास कर सकते हो और पहले अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। फिर आगे वाले टाइम में मैं गाड़ियों को ट्रैक्स पे भी लेके जाऊंगा। यूके में बहुत सारे ट्रैक्स हैं, लोग जो लोग जानते हो सिल्वरस्टोन ट्रैक है। कल को हम अपनी गाड़ी को वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ थोड़ी लैप्स करेंगे अलग अलग मोड्स पे। तो इस टाइप का कंटेंट आपको मेरे चैनल पे देखने शुरुआत मिलेगा। तो आज हम आए हैं पूरे ब्राइटन पे आपके लिए, इतनी अच्छी सीनरी पे। थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा माहौल ख़राब है, तो आप देख सकते हैं बीच है यहाँ पे। आज की जो गाड़ियाँ है हमारे पास, ये है मेरी खुद की मर्सिडीज़ C350E। ये 2016 मॉडल है, ब्लैक कलर है। चलो आप एक बार गाड़ी का पूरा राउंड मार सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा अपनी वीडियोस में कि मैं कोई टेक्निकल रिव्यू या वो चीज़ें नहीं करूँगा। ये सब स्पेसिफिकेशंस मैं आप लोगों के लिए वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ, जिसको इंटरेस्ट हो। मैं आपको एक सिर्फ ओवरऑल बताऊँगा कि गाड़ी कैसी है, कैसी इसको चलाने में फ़ील होती है, भगती है नहीं भगती, क्या फ्यूल इकोनॉमी देती है। तो आप जैसे देख सकते हैं, कहने के लिए 10 साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन आप देख के ये कह नहीं सकते कि हाँ ये इतनी पुरानी गाड़ी है। ब्लैक कलर है, मर्सिडीज़ है, तो ऑब्वियसली बात है कि स्टाइलिश डिज़ाइन है। 17 इंच के अलॉय आ जाते हैं, पीछे इसके अंदर प्राइवेसी ग्लासेस आते हैं जिसके अंदर आप टिंटेड है, ये यहाँ पे अलाउड है। लोग कहते हैं कि यूके में टिंटिंग अलाउड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऑलमोस्ट 70 to 80% डार्क है, लेकिन ये कंपनी से आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने करवा रखे हैं। पीछे से भी आप एक बार को देख सकते हैं। हाँ, लोग ये मेरे से बहुत पूछते हैं मेरी गाड़ियों की फ़ोटो में कि भैया पीली नंबर प्लेट है, टैक्सी है क्या? ऐसा नहीं है। यूके का रूल है कि पीछे पीली नंबर प्लेट होती है, आगे सफ़ेद नंबर प्लेट होती है। ये इसका रीज़न ये है कि जब कैमरा होता है तो कैमरा गाड़ी की पिक्चर क्लिक करेगा, तो इसलिए वो रिफ्लेक्टिव सरफेस होना चाहिए। इसलिए आपको यहाँ की हर गाड़ी में ये चीज़ मिलेगी, आगे की नंबर प्लेट वाइट एंड पीछे की नंबर प्लेट येलो। तो ठीक है, यही गाड़ी है। आगे इसके अंदर बस और कुछ नहीं, कंपनी से जैसे आती है वैसे की वैसे है। बस इसके अंदर एक AMG GT वाली ग्रिल लगी हुई है, जो ब्लैक कलर, जो इसकी स्टैंडर्ड ग्रिल नहीं है। ये C350E है, जो कि एक हाइब्रिड गाड़ी है। हाइब्रिड का मतलब इसके अंदर प्रॉपर बैटरी पैक है, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी में होता है, लेकिन फ्यूल के साथ। तो प्लग इन हाइब्रिड बोलते हैं इसके अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़ कैसे काम करती है। तो आएंगे तो यहाँ पे आपको ये मिलता है स्लॉट, जिसको आप अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा चार्जर का सिस्टम होता है कि जिसके अंदर आप चार्जर को कनेक्ट कर सकते हैं और इसको बैटरी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन हर किसी के पास बैटरी चार्जिंग करने का सिस्टम नहीं होता, तो उसके लिए ऑप्शन ये होता है कि जब ये गाड़ी चलती है तो सेल्फ ड्राइव में भी ये, जब भी आप ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर बैटरी चार्ज होती रहती है। इसलिए जब से मैंने लिया है आज तक मैंने कभी इसको चार्ज नहीं करा है। चार्जर मेरे पास है, लेकिन किसके पास टाइम है। ठीक है, लेट्स हॉप इन द कार नाउ। आई विल शो द कार इनसाइड एज वेल, टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द कार फ्रॉम इनसाइड। अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं। टोटल अंदर भी इसका ब्लैक इंटीरियर है। आइए अंदर आ जाइए हमारे साथ, फिर हम आपके डिस्कस करते हैं। हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। चलो मैं आपको पहले थोड़ा गाड़ी के अंदर का दिखाता हूँ। देखो, मर्सिडीज़ की मेरे को सबसे अच्छी बात लगती है कि जो अंदर की फील देती है गाड़ी बैठने में। देख सकते हो एकदम मतलब प्रीमियम लेदर मटेरियल्स, ये चीज़ें, डिस्प्ले, इतने सारे बटन्स। तो एकदम ऐसा लगता है कि आप किसी कॉकपिट में बैठे हो। मेटल स्पीकर्स, मेटल इसके बटन्स हैं यहाँ पे, ये प्योर लेदर का है।
सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये चीज़ मेरे को मर्सिडीज़ की बहुत ही अच्छी लगती है, जो कि हमें ऑडी या बीएमडब्ल्यू में देखने को मिलती है, बट इतनी देखने को नहीं मिलती है। और दिमाग में ये चीज़ भी रखिए कि ये 2016 की गाड़ी है, तो अब के मॉडल्स में तो और बहुत सारी चीज़ें इसमें नई आ चुकी हैं। चलो थोड़ा गाड़ी की फीचर्स और सब चीज़ों की बात करते हैं। 2016 पहले तो मैं बता दूँ, देखो अभी जो मैंने आपको बोला था, ये गाड़ी मेरी चल चुकी है अप्रॉक्सीमेटली 19,000 माइल्स। 90,000 का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 1.5 लाख किलोमीटर। तो वो आएगा आपका 90,985 माइल्स, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख किलोमीटर। लेकिन अगर आप गाड़ी की कंडीशन देखें अंदर से बाहर से, आपको मैंने आपको दिखाई, कहीं से भी कोई बंदा या कोई आवाज़ या कुछ कोई है ही नहीं। ये बात होती है यूके की गाड़ियों की पहचान, कि यहाँ पे मेंटेन्ड गाड़ियाँ होती है। यहाँ इंडिया की तरह तो है नहीं कि भैया आपको गाड़ी मिली है सिर्फ 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। यहाँ गाड़ी है आपकी, हर साल आप एमओटी कराओ। एमओटी का भी मैं डिटेल में कभी बताऊँगा कि एमओटी कराओ, वो होता है फिटनेस सर्टिफिकेट, उसके बाद चलाओ, अपनी सर्विस कराओ, फ्यूल डलवाओ, और रोड्स अच्छे हैं कंपैरेटिवली। यहाँ ऐसा नहीं है कि भैया यूके है तो रोड्स बहुत अच्छे हैं, गड्ढे यहाँ पे भी है, ऊबड़ खाबड़ रोड यहाँ पे भी है, बट ठीक है, इंडिया के मुकाबले बहुत कम होते हैं। तो चलो और चीज़ें इसमें दिखाता हूँ। देखो डिस्प्ले इसकी अच्छी खासी बड़ी है। ये जो मैंने हाइब्रिड सिस्टम का बताया था, इसके अंदर अब ये एनर्जी फ्लो दिखा रहा है कि इस टाइम मेरी गाड़ी की बैटरी 9% है। उसके हिसाब से इसीलिए वो ऊपर जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये हाइब्रिड मॉडल दिखा रहा है कि अभी मैं ये हाइब्रिड पे है। इसी को बटन से मैं चेंज करूँगा तो फिर ये आ जाएगा ई मोड, ई सेव कि अब मेरे को इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी है। ये आ गया चार्जिंग मोड कि अब मेरे को खाली गाड़ी बैटरी को चार्ज करना है, यूज़ नहीं करना। और ये हो गया अपना हाइब्रिड वापस। ठीक है, फिर और चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ओके करके नीचे करा, ये अभी इंस्टेंट अभी की वो बता रहा है फ्यूल इकोनॉमी की। इस टाइम अभी गाड़ी खड़ी है, पेट्रोल पे स्टार्ट है तो 0 की एवरेज दे रही है। ये दिखा रहा है कि कितनी माइल्स की रेंज देगी। फिर आ गया ये थोड़ा इनका अपना इंटरनल सिस्टम होता है कि मैं गाड़ी अपनी ड्राइव मैंने कैसे चली है, इकोनॉमिक चलाई है या वो तरीके से। ये हो गया ट्रिप मीटर कि मैं सुबह से अब तक 88 माइल चला चुका हूँ, जिसको मैंने 40 एमपीजी अप्रॉक्सीमेटली ये बैठती है आपकी 13 से 14 माइल्स पर आवर पर माइल वो सॉरी किलोमीटर पर लीटर की एवरेज। 38 माइल्स पर आवर ये मेरी है 1 घंटे की एवरेज डिस्टेंस जो मैंने कवर करा है। ठीक है, ये मेरा वैसा ट्रिप मीटर जो जब मैं खुद मैनुअली रीसेट करता हूँ। ये हमारा नॉर्मल स्पीडोमीटर, ये बहुत काम आता है यहाँ पे, क्योंकि जब स्पीड लिमिट्स होती हैं तो उसके अंदर इसमें दिखता रहता है कि आपकी स्पीड क्या है और बाकी रोड्स की स्पीड लिमिट क्या है। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका कॉल बटन, असिस्टेंट, कॉल एंड करने का, वॉल्यूम बढ़ाने का, वॉल्यूम असिस्टेंट टाइप चीज़ ऑन करने के लिए कि अगर मेरे को वॉइस कमांड देनी है, आवाज़ तेज़ करना, मंदी करना, म्यूट, ये मेन्यू ऊपर नीचे, ये ऑफ़ करने के लिए, ये होम स्क्रीन पे इसमें बहुत सारे अलग मीटर्स है, ट्रिप, नेविगेशन इसको चालू करनी है, रेडियो हो गया, मीडिया हो गया, टेलीफोन हो गया, असिस्टेंट ग्राफिक वो थोड़ा बेकार है। सर्विस हाँ ठीक है, जी आपको देखनी हो कि आपकी सर्विस कब ड्यू है। सेटिंग्स और ज़्यादा कि आपका असिस्टेंट कितना है, हाइब्रिड ऑन करनी है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में किलोमीटर्स में डालना है, माइल्स में डालना है, व्हीकल सेटिंग्स, फैक्ट्री सेटिंग्स। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जब आप चलाएँगे डेली में, तब पता चलता है कि क्या-क्या फ़ीचर्स गाड़ी में हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका कीलेस सिस्टम है, जिससे बटन ये कीलेस ऑप्शन है जिसमें दबाओगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, और यहीं पे दबा वो करा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई वापस। इसके अंदर एक और बहुत डिफरेंट सी चीज़ होती है जो मैं दिखाना चाहूँगा कि ये आपका बटन जो होता है ये बाहर आ जाता है ऐसे, तो ये की तरह होता है, और इसी इसी होल में आप फिर मर्सिडीज़ की जो होती है वो लगा सकते हैं। तो अभी मैं इसको वापस लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे बटन्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक तो ये हेडलाइट का है। हेडलाइट का सिस्टम यहाँ से चालू होता है, जो कि अभी ऑटो मोड पे है। अगर इसको मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ। ये डिफॉगर का हो गया, ये 360 कैमरे का हो गया, ये पार्किंग सेंसर ऑफ करने का हो गया। 360 का दबाता हूँ, मैं आपको 360 कैमरा भी दिखाना चाहूँगा। इसका 360 की कैमरा की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसके अंदर हम आपको सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा मोड, 360 व्यू मोड। ऊपर से हम कैमरा चेंज कर सकते हैं, आगे का, साइड का, पीछे का, जूम करके। तो ये यहाँ गाड़ी चलाने के लिए टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एक बार 360 का कैमरा की आदत हो जाए तो फिर बाकी कैमरास के अंदर फिर वो मज़ा नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे इसके ये वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है इसमें, लेकिन इसमें हीटेड सीट्स है। अगर आपने दबाया तो आपकी सीट गर्म होने लग जाएगी, लेकिन ये यहाँ पे यूके में ज़रूरी भी है, क्योंकि जब विंटर्स होता है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इस गाड़ी में हीटेड स्टीयरिंग नहीं है, लेकिन बहुत मॉडल्स में हीटेड स्टीयरिंग भी आता है, जिसके अंदर स्टीयरिंग भी आपका हीट होने लगता है। क्योंकि विंटर्स में जिन लोगों की गाड़ी बाहर खड़ी होती है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आया उन्होंने ऑफ करना है, तो वरना स्टीयरिंग पकड़ा नहीं जाता। जैसे इंडिया में होता है कि हम गर्मी में स्टीयरिंग इतना गर्म रखा होता है कि पकड़ नहीं सकते, तो ऐसे यहाँ पे उल्टा होता है ठंड में कि पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है।
ये मेरे को इसका बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर सीट्स के लिए आगे पीछे करना, इसमें थाई का जो सपोर्ट होता है उसको भी आगे पीछे कर सकते हो आप। हेडरेस्ट को भी इलेक्ट्रॉनिकली ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि पीछे ये ऊपर जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिकली नीचे जा रहा होगा। तो बहुत सारे कंट्रोल्स यहाँ पे आ जाते हैं। 3 मेमोरी फंक्शंस आते हैं, 3-4 जनों के लिए मेमोरी वो हो जाता है। यहाँ पे आपकी स्क्रीन आ गई। स्क्रीन का साइज़ अच्छा है, ओके, मतलब कंफर्टेबल साइज़ है। और थोड़ी बड़ी हो सकती थी, लेकिन अब नए मॉडल्स में काफ़ी बड़ी आती है। टेलीफ़ोन हो गया, व्हीकल सेटिंग्स हो गई, तो जैसे कि जो नॉर्मली बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ देयर। इसके अंदर भी व्हीकल सेटिंग्स में आप आ सकते हो। फिर अच्छा, एक इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये प्रीमियम प्लस मॉडल है, मर्सिडीज़ की लाइनअप भी एक दिन में आपको बैठ के पूरा समझा सकता हूँ कि कितने मॉडल्स आते हैं। जैसे C200 आता है, C220 आता है, C350 आता है, अब तो C400 भी आ रहा है। तो उसके अंदर भी फिर वेरिएंट्स होते हैं, प्रीमियम, प्रीमियम प्लस, AMG लाइन स्पोर्ट्स। बहुत डिटेल वाली चीज़ है, तो मैं कभी किसी और वीडियो में उस चीज़ को पर्टिकुलरली कवर करता हूँ। लेकिन ये प्रीमियम प्लस है, उसकी पहचान है। इसके अंदर ये बर्मेस्टर के स्पीकर सिस्टम है। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, बेस वेस सब कुछ इसके अंदर इनबिल्ट बेस ट्यूब आती है, तो अच्छी है। स्टोरेज की बात करें, CD डिस्क चेंजर भी है इसमें, लेकिन कौन यूज़ करता है आज की डेट में CD। ये यहाँ पे एक स्टोरेज मिल जाती है, यहाँ पे पूरे एक स्टोरेज मिलती है, सामने एक स्टोरेज मिलती है, यहाँ पे एक स्टोरेज मिल जाती है, यहाँ पे एक स्टोरेज मिल जाती है। ग्लव बॉक्स है, डोर्स में पॉकेट्स हैं। प्रैक्टिकलिटी के अंदर बात करें तो बहुत अच्छी प्रैक्टिकल गाड़ी है। 2 साल मेरे को इसको यूज़ होते करते हुए हो चुके हैं, तो मेरे को आज तक इस गाड़ी ने कभी कोई शिकायत नहीं दी है। यहाँ पे अपना वैनिटी मिरर्स आते हैं लाइट के साथ, दूसरे वाले में भी वैनिटी मिरर्स है लाइट के साथ। पूरी पैनोरामिक सनरूफ आती है, जिसके अंदर पीछे को थोड़ा डिवाइड कर रखा है, लेकिन इस पार्ट से खुलता खाली ये पार्ट है, वो वाला पार्ट खुलता नहीं है। पीछे की सीटिंग इज़ कंफर्टेबल, मैं भी बैठ चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं बैठता, आपने देखा है मैं कैसे लंबा चौड़ा हूँ। बट स्टिल इट्स कंफर्टेबल, नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्राइव। बट या अगर कोई एवरेज साइज़ ह्यूमन है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों के लिए तो बहुत ही स्पेशियस है। पीछे अपना AC सिस्टम है, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। चार्जिंग पॉइंट्स दे रखे हैं, चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पे भी है, एक चार्जिंग जैसे केबल मेरी ये लगी हुई है। तो प्रैक्टिकली बहुत अच्छी गाड़ी है। 2016 के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि आज भी इसमें इतने इतने फीचर्स हैं जो कि आज की गाड़ियों में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि इसके अंदर एक आता है पार्किंग असिस्ट। अभी हम ऑलरेडी खड़े हुए हैं तो वो नहीं आएगी, वरना मैं आपको दिखाऊंगा अगर आप आया तो, कि जब भी आप किसी, चलो मैं एक बार ट्राई करते हैं वो चीज़ अगर आती है तो, कि अगर हम 2 गाड़ियों के बीच में जा रहे हैं तो यहाँ पे एक वो जो आपको ये दिख रहा होगा छोटा सा P, तो वो उसमें एरो आएगा कि आपको यहाँ पे पार्किंग की जगह दिख रही है, और फिर गाड़ी अपने आप उसको पार्क करेगी। लेट्स ट्राई, अगर वो भी आता है तो। नहीं, अभी नहीं आ रहा। तो वही, कई बार सिस्टम रिकग्नाइज़ करता है उस चीज़ को, कई बार सिस्टम रिकग्नाइज़ नहीं करता है। अच्छा, यहाँ पे यूके के अंदर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, सीट बेल्ट लगाना। क्योंकि एक तो गाड़ियों में नए सिस्टम आ गए हैं कि सीट बेल्ट आपको भी, आपके पैसेंजर को भी लगानी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो बीप करती रहेगी। और कई बार ये सिस्टम भी इसलिए ही हो जाते हैं, काम नहीं करते, डिसेबल्ड हो जाते हैं। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड, मैंने मोस्टली सारे फीचर्स के कवर कर लिया। एम्बिएंट लाइट आती है, लेकिन थोड़ा भी उजाला है तो इसलिए आपको नहीं दिखेगी, और थोड़ी कम है। इसके नए मॉडल्स में बहुत ज़्यादा 64 कलर ऑप्शंस आते हैं, इसके अंदर 3 कलर ऑप्शन आते हैं। पावर लेवल आप सेलेक्ट कर सकते हो। साउंड सिस्टम मैं किसी और दिन आपको सुनाऊंगा, अभी के लिए ये बहुत है। और कोई चीज़ें अगर आपको गाड़ी के लिए कभी जाननी हो, आपको लगे कि मैंने ये चीज़ पर्टिकुलरली गाड़ी की नहीं बताई है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, जिससे मैं अगली वीडियोस में उस चीज़ का ध्यान रख सकूँ। और मैं कोशिश करूँगा अपनी कि हर चीज़ को मैं कवर करूँ। लेकिन हाँ, फ्रॉम ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू मैं बैठा हुआ हूँ, तो आई थिंक जितनी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं मैंने बताई हैं। बट हाँ, अगेन ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, एक बार ऑन कर दिया तो वो अपने आप स्पीड चलते रहते हैं। गियर मर्सिडीज़ के हमेशा हाथ में आते हैं, तो यहाँ पे बटन दबाया पार्किंग में चला गया, नीचे करा ड्राइव पे, ऊपर रिवर्स, एंड एक बार सिंगल न्यूट्रल, वरना P दबाया पार्किंग हो गया। बल बहुत स्टार्टिंग में जब वही हर किसी को लगता है गियर यहाँ पे होने चाहिए, लेकिन नहीं है। ये चीज़ जब आदत पड़ जाती है तो बहुत ज़्यादा आसान लगता है। यहाँ पे ये मतलब टच पैड टाइप है, जिससे आप माउस की तरह कंट्रोल कर सकते हैं। ये डायलर है, इससे भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो 2 तरीके से होता है। ये जो बटन आप देख पा रहे हैं, ये है मोड सिलेक्शन का। इस नॉर्मली गाड़ी में होता है इको, कंफर्ट एंड स्पोर्ट्स, इसमें होते हैं, सामने दिखेगा इको, कंफर्ट, ठीक है। उसके बाद आता है, सॉरी, कंफर्ट, फिर आता है स्पोर्ट्स, फिर आता है स्पोर्ट्स प्लस, फिर एक आता है इंडिविजुअल, जिसको आप खुद अडेप्ट करके चेंज कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ किस लेवल की चाहिए। मोस्टली मैं इसको या तो कंफर्ट में या इको में चलाता हूँ।
क्योंकि फ्यूल इकोनॉमी वाली बात होती है, लेकिन हाँ स्पोर्ट्स में भगाने में मज़ा बहुत आता है इसे। तेल बहुत पीती है पर ठीक है, कभी कभी चलता है। अभी जो आवाज़ सुन रहे हो आप इसके सस्पेंशन की सुन रहे हैं, क्योंकि जब भी आप स्पोर्ट्स मोड में डालेंगे तो गाड़ी नीचे हो जाती है, जिससे कि वो थोड़ी रोड से चिपक के चले। जैसे ही आप कंफर्ट में डालेंगे तो गाड़ी की हाइट वापस थोड़ी सी बढ़ जाती है कंफर्टेबल राइड के लिए, स्मूथ राइड के लिए। और अभी हम मोटरवे पे भी जब जाएंगे तब मैं फिर से आपको मोड्स का दिखाऊंगा कि स्पोर्ट्स में डाल के फिर कैसे खींचती है। ठीक है, बाकी अब गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। हम थोड़ा मोटरवे का कवर करेंगे कि मोटरवे पे गाड़ी कैसे फील होती है, लोकल रोड्स पे कवर करेंगे कि लोकल रोड्स पे गाड़ी चलाने में कैसी लगती है, और थोड़ा बहुत रिंग रोड्स है, यहाँ के रोड्स अलग अलग टाइप के हैं, वहाँ पे चलेंगे। हो सकता है हम अभी अभी क्लिफ पे चले जाएँ, वहाँ पे भी आपको थोड़ा दिखाते हैं। लेकिन ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी है। अगर इसी सेगमेंट की और भी गाड़ियाँ मैं दिखाऊंगा, जिससे फिर हम कंपेयर भी करेंगे आप लोगों के लिए, कि अगर आप मर्सिडीज सी क्लास देख रहे हैं तो फिर ऑडी A4 कैसी लगती है, BMW की 3 सीरीज़ कैसी लगती है, जिससे वो पता चले आप लोगों को कि कौन सी एक्चुअली में किस चीज़ में बेटर है। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव नाउ। ठीक है, अब हम आ गए हैं ड्राइव के लिए। जैसे मैं आपको दिखा सकूं तो इसमें मैं दो चीज़ें दिखाऊंगा, एक तो कि गाड़ी कैसी फील होती है और यूके के रोड्स पे गाड़ी चलाना कैसा लगता है। अभी हम यहाँ के ब्राइटन के रोड पे है, ये भी थोड़ा सीनरिक ड्राइव में आता है। यहाँ पे आपको लेफ्ट में पियर दिख रहा होगा, बहुत ही कम लोग शायद पहचान पाएँ इस पियर को। अभी हम पियर के पास से निकलेंगे तब भी आप लोग देख सकते हैं। ये लोकेशन है आपकी, जिस अगर आपने देसी बॉयज़ मूवी देखी है जिसमें जॉन अब्राहम एंड अक्षय कुमार की शूटिंग है, तो उसकी सारी शूटिंग यहाँ की है। इसलिए मतलब इंडियंस में ये इसलिए फेमस है, वरना तो ये फेमस लोकेशन है ही यहाँ की। तो गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है यूके के रोड्स पे, लेकिन अगर आपको तरीके से चलानी आती है तो। इंडिया की तरह हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं चला सकते कि जहाँ मर्जी चले गए, जैसे मर्जी कर लिया। यहाँ लेन सिस्टम करना पड़ता है, इंडिकेटर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इंडिकेटर नहीं दोगे पीछे आगे वाले को नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है। और अगर आप ऐसे ही ले गए तो यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ आपको सुनने को मिलेगा हॉर्न। और यहाँ अगर आप हॉर्न सुन रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए कि वो हॉर्न नहीं दे रहा, वो गाली दे रहा है आपको। इसलिए आप कितनी देर भी वीडियो देख लेना, आपको हॉर्न की आवाज़ नॉर्मली सुनाई नहीं देगी, अनलेस किसी ने कोई गलती करी हो और उसको गाली पड़ रही हो। अब हम जैसे राउंड अबाउट पे हैं तो यही चीज़ है कि हम नॉर्मली तो बस घुस जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्टम होता है राइट टू वे, कि किसका राइट ऑफ वे है जाने का। जैसे अब मैं आया तो वो रुक गया मेरे लिए यहाँ पे, तो यहाँ ये सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपके लिए गाड़ी चलाना बहुत ईजी है। अगर आपको सिस्टम नहीं पता तो आप पागल हो जाओगे। इसीलिए अब मेरे को ये चीज़ भी, जैसे लोग बोलते ही हैं कि अब मैं जब यहाँ से इंडिया जाता हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि यही है यहाँ पे हर कोई सिस्टम से गाड़ी चलाता है। अब मुझे पता है कि यहाँ चला रहा है तो ये यहीं चलाएगा, ये एकदम से इधर नहीं आ जाएगा बस घुसते हुए। तो इसलिए मैं टेंशन फ्री होकर चला रहा हूँ। इंडिया में क्या होता है, हम अपने लिए ही बैठे हैं, कोई भी कहीं से निकल के आ सकता है, कोई भी कहीं पे घुस सकता है, कोई यहाँ से बराबर से ऐसे निकल जाएगा। यहाँ पे भी होता है, देखो स्कूटी वाले यहाँ पे भी है, मोटरसाइकिल्स यहाँ पे भी है, लेकिन बहुत कम है, तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। स्टिल यू हैव टू बी अटेंटिव, कि आपको हमेशा अपनी अटेंशन रखनी होती है कि अच्छा यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों को लेके। बात करते हैं गाड़ी की। चलो, गाड़ी सेडान है, ठीक है। अब लोगों को एसयूवी ज़्यादा पसंद आती है, मेरे को पर्सनली सेडान गाड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें मतलब सेडान गाड़ियों में बैठ के जो आपको फील आता है कि मैं आराम से यहाँ लेटा हुआ हूँ बेसिकली, कि आराम से फैल के बैठ के, कंफर्टेबल सीट्स, मोटी पैडिंग के साथ जिसे कहते हैं। तो इसलिए मेरे को ये गाड़ी बहुत अच्छी लगती है कि आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप ऐसे वो होता है ना तन के बैठे हैं जी, नहीं जी, आराम से कंफर्टेबली बैठे आप 5 घंटे गाड़ी चलाइए, 10 घंटे गाड़ी चलाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ये सुनिए, कोई आवाज़ नहीं है, रीज़न बीइंग क्योंकि अब ये वापस इलेक्ट्रिक पे है। तो इलेक्ट्रिक पे होगी तो ऐसा आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि गाड़ी एक्चुअली स्टार्ट है ही नहीं, इंजन तो बंद है, बैटरी मोड पे है। जैसे ही बैटरी से, हाँ, हाइब्रिड का प्रॉब्लम्स की बात करें तो यही होता है, कई बार थोड़ा सा लैग आता है जब ये इलेक्ट्रिक से पेट्रोल में शिफ्ट होती है। वैसे वो बहुत स्मूथ है क्योंकि मर्सिडीज है, इसलिए बहुत स्मूथनेस है, बट स्टिल ओवर द ईयर्स यू गेट टू नो दैट ओके, यू कैन आइडेंटिफाई विदाउट इवन कि देखूंगा भी नहीं, लेकिन मेरे को पता लग जाएगा अच्छा अब गाड़ी स्टार्ट हो जाए, आवाज़ भी आएगी उस टाइम की, हाँ अब ये इंजन स्टार्ट हुआ है, पेट्रोल इंजन इसका। तो कई बार वो चीज़ फील होती है। अच्छा, अब सामने हमारे बस आ गई है तो हमें वही राइट टू वे उसका है, बसों को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है, तो वी हैव टू वेट फॉर देम। ऐसा नहीं है कि भैया हॉर्न मार रहे हैं उससे कि साले तू कैसे बीच में आ गया। जैसे हम इंडिया में बस वालों से लड़ाई करते हैं, यहाँ पे हम बस वालों से लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कानूनी हक है आने के लिए। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। चलो बैक टू द कार। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था कि एक तो हाइब्रिड का बहुत कभी कभी लगता है ये चीज़ इसके अंदर कि अब पेट्रोल पे शिफ्ट हो रही है, तो हल्का सा 1 सेकंड के लिए कई बार पुश बैक सा आता है कि रुकेगी फिर चलेगी, बट स्टिल उसका बहुत तरीके हैं। इसके अंदर जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, इसमें पैडल शिफ्टर्स भी हैं, अगर आप पैडल से चलाना चाहें तो उसके बाद तो फिर आप जैसे खींचना चाहें वैसे खींच सकते हैं।
लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्पीड लिमिट्स की इतनी चीज़ है तो मोस्टली हर बंदा, अच्छा इसके अंदर एक बहुत यूज़फुल फीचर आता है लिमिटर। जब हमने आपको इसको ऑन लगा दिया तो ऊपर आपकी यहाँ पे स्क्रीन में आएगा कि अब ये 20 माइल्स पर स्पीड की लिमिट लग गई है। तो इसकी पहचान मतलब ये है कि मैं कितनी मर्जी रेस दे लूँ, ये 20 से ऊपर जाएगी ही नहीं। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल फीचर है क्योंकि जब आप चला रहे हैं यहाँ पे तो उसके अंदर आपको फिर वो चीज़ आ जाती है कि कैमरा की टेंशन रहती है कि अब आगे कैमरा आने वाला है, फिर मैं रेस और ब्रेक में ही लगा रह जाऊँगा। तो स्पीड लिमिटर से ये फ़ायदा रहता है कि मेरे को उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि हाँ मेरी स्पीड 20 से ऊपर ना चली जाए जी, चालान ना आ जाए। तो अगर 20 पे लगा हुआ है, बात ही ख़त्म। ऐसे ही इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी है। एडास इसमें नहीं आता, नए मॉडल्स में आता है, तो इसमें नहीं आता। थोड़ी सी लंबी गाड़ी है, उसकी वजह से कई बार कुछ कुछ स्पॉट्स में दिक्कत होती है निकालने में, फंसने का। वैसे यहाँ पे फंसने वाली चीज़ होती नहीं है, बट स्टिल पार्किंग इज़ अ लिटिल बिट कंसर्न क्योंकि वही लंबी चौड़ी गाड़ी है तो कई बार पार्किंग में लगता है। लेकिन अगर सिस्टम ने आइडेंटिफाई कर लिया पार्किंग असिस्ट ने, उसके बाद आपकी जॉब बहुत ईजी हो जाती है। मैं फिर कोशिश करूँगा कि कहीं पे ऐसा कोई स्पॉट मिलता है जहाँ पे पार्किंग का मैं आपको दिखा सकूँ तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। तो ये चीज़ें हैं। पार्किंग यस, कई बार लगता है कि उस टाइम हमारे पास i10 जैसी या कोई स्विफ्ट जैसी छोटी गाड़ी हो तो कहीं पे भी लगा ही चले गए, वो चीज़ है। उसके अलावा यस, एसयूवी और इसकी बात करें, मेरे को हमेशा सेडान गाड़ी अच्छी लगती है क्योंकि इसके अंदर एक तो बॉडी रोल नहीं होता, जिसे कहते हैं कि आप तेज़ भगा रहे हैं, कटिंग मार रहे हैं तो आपको महसूस नहीं होगा, आपकी बॉडी फिक्स रहेगी एक जगह पे। एसयूवी में वो वाली प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, जब स्पीड ब्रेकर्स आते हैं तब कई बार लगता है कि हाँ यार, काश वो एसयूवी ही होती। स्टिल बीइंग अ मर्सिडीज़ तब भी बहुत कंफर्टेबल है। स्पीड बम्प्स का भी पता लगता है, इतना नहीं पता लगता। भगाने में इज़ गुड कार। मैंने इससे बेटर गाड़ियाँ भी चलाई हैं। कंफर्टेबल ड्राइविंग के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, अगर आपको स्पोर्टियर वर्जन चाहिए कि आपको एकदम इंस्टेंटली बार-बार पिकअप में, तो वो इसमें कर सकते हो, लेकिन थोड़ा-सा आपको एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा उसको उस लेवल लिमिट पे खींचने के लिए। एंड फ्यूल इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो तो मेरे को लगता है हर गाड़ी में ही है, जो भी थोड़ी स्पोर्टियर आ जाएगी। बट अदरवाइज़ लग्ज़री इज़ एट प्रीमियम और पीक, कि इससे ज़्यादा कंफर्टेबल एंड फील गुड कार मेरे को नहीं लगता। ब्लैक इंटीरियर, ब्लैक एक्सटीरियर, रॉयल कार की लुक आती है। कई लोग डिबेट करेंगे कि बहुत लोगों की प्रेफरेंस होती है, कुछ को ब्लैक पसंद होती है, कुछ को वाइट। कमेंट करिए कि आपके क्या फेवरेट है। मेरे पास दोनों गाड़ियाँ हैं, ब्लैक भी एंड वाइट भी। ये मेरे को ब्लैक ज़्यादा अच्छी लगती है। खैर, तो थोड़ी सी बात करते हैं प्राइसिंग की। चलो, जब ये गाड़ी नहीं आती थी यूके, इंडिया में आई बिलीव इट वाज अराउंड 55 लाख, यहाँ पे आई थिंक इट वाज अराउंड 44 लाख। अब इसका नए मॉडल आते हैं, वो उनकी भी कॉस्ट अराउंड 50 लाख की आती है। मैंने ये गाड़ी 2 साल पहले ली थी। उस टाइम इसकी कॉस्ट थी 16.5 लाख रुपए, इंडिया के 16,500 पाउंड थी, तो अराउंड 17 लाख रुपीज़। आज अगर मैं लेने जाऊंगा या मैं बेचने जाऊंगा तो इसकी कॉस्ट अराउंड 10 लाख रुपए है। बट अगेन यहाँ पे बंदा पैसा डालता है अगर अच्छी गाड़ी हो, क्योंकि वो उसको कई साल रख सकता है। अभी मेरे को भी 2 साल हो चुके हैं, लेकिन गाड़ी कंफर्टेबल है। अनलेस आई वांट टू चेंज द कार, आई वोंट चेंज द कार। ठीक है, तो 10 लाख के अंदर ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आता है यहाँ की गाड़ियों के अंदर। और भी बहुत, मतलब यूके इतनी बड़ी मार्केट है कि 10 लाख रुपए आप लेके निकलो तो काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन मिलते हैं। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड एनीवन। ठीक है, अब जो भाई मेरे यूके वाले देख रहे हैं वो ज़रूर पूछेंगे कि भैया देखो, मेंटेनेंस, कॉस्टिंग, इंश्योरेंस, ये वो। हाँ, अगर तुम्हारा नया लाइसेंस है तो इसकी इंश्योरेंस महंगा बैठता है। इंश्योरेंस जब मैंने इसको ली थी तब मेरे को इसका अराउंड बैठता था 300 पाउंड। तो अगर सेम बजट में आपको कोई और गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी जिसका इंश्योरेंस सस्ता होगा। ये बहुत सेडान्स में ही बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी मिल सकती है जिसका इंश्योरेंस थोड़ा सस्ता होगा। बट फॉर मी इट वाज अ गुड चॉइस। थोड़ा इंश्योरेंस महंगा था। अच्छा, जो इंडिया में बैठे हैं उनके लिए बता दूं, मतलब 30,000 रुपये इंश्योरेंस बैठा था 1 महीने का, ना कि साल का। इंडिया में आप लोग देते तो 50,000 रुपये, बट यहाँ पे हमें 30,000 रुपये 1 महीने का इंश्योरेंस देना होता है, जो कि कहीं काउंट नहीं होता। आज अब मेरे को 2 साल हो गया, लाइसेंस मेरा पुराना हो चुका है, तो गाड़ी की वैल्यू थोड़ी गिर चुकी है, तो भी अराउंड 20,000 रुपये पर महीने की इसकी इंश्योरेंस की किस्त जाती है। लेकिन ये एक बहुत एवरेज प्राइस है यूके के अकॉर्डिंगली। अगर आप कोई सस्ती गाड़ी भी लेने जाओगे, इवन i10, तो उसका भी इंश्योरेंस आपको कम से कम 12-13 हज़ार रुपये पर महीना देना ही होगा। तो ये आप बहुत ही, मतलब वो सिस्टम की हम कभी बात करेंगे, इंश्योरेंसेज एंड लाइसेंसेज, नो क्लेम बोनसेस। बट या, तो यूके वाले भाइयों, मर्सिडीज़ इज़ अ गुड चॉइस। स्पेशली अगर बात करो कि अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैं गाड़ी लेने गया था तो मैं होंडा सिविक देख के आया। सेम प्राइस था, 16.5 लाख रुपए की मेरे को वो पड़ रही थी, 16.5 लाख की मेरे को ये मर्सिडीज़ पड़ रही थी। बट इंश्योरेंस मैंने कंपेयर करा तो मेरे को पता चलता है जी कि इंश्योरेंस मेरे को उसका भी 30,000 रुपये देना है, इसका भी 30,000 देना है।
तो मैंने अपने दिमाग में सोचा कि अगर मैं सेम प्राइस देके फिर मैं होंडा सिविक क्यों चलाऊँगा, व्हाई नॉट गो फॉर अ मर्सिडीज़। मेंटेनेंस की बात करें, येस मर्सिडीज़, तो मर्सिडीज़ का टैग आ गया तो मेंटेनेंस थोड़ी महंगी पड़ती है, बट अगेन डिपेंड कि आप कैसे चलाते हैं, आप कितनी तरीके से चलाते हैं, तो इतना खर्चा नहीं आता। मैंने 2 साल में इसकी सर्विस कराता हूँ, कंपनी से सर्विस इसकी अराउंड होती है 50-60 हज़ार रुपये की। यहाँ पे बाहर के शोरूम जो कि मर्सिडीज़ अप्रूव्ड डीलर्स होते हैं उनसे कराता हूँ, तो उससे लास्ट टाइम मैंने कराई थी तो वो मेरे को पड़ी थी 45,000 रुपीज़ की, विच इज़ अ लॉट। बट वो इंडिया आप सुन के सोचने लगेंगे क्योंकि हमारी तो इंडिया में 5,000 की भी हो जाती है, 10,000 रुपये की भी हो जाती है, बट अगर ऐसी बात नहीं है यहाँ पे, इवन इफ़ यू गो फॉर अ i20, अगर आप होंडा में लेके जाएंगे तो 25-30 हज़ार की तो आप उसकी भी मान के चलिए। अभी मेरे दोस्त ने होंडा जैज़ की कराई है तो उसकी भी अराउंड 40 हज़ार रुपये की सर्विस हुई है। तो अगर वो 40 या साढ़े वो 35 हज़ार में करा रहा है और मैं 45 में करा रहा हूँ, तो हाउ कैसे गलत हो सकती है। तो नाइस कार, गुड कार। बाकी अभी मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, अभी ट्रैफिक है तो ज़्यादा यहाँ चला नहीं सकते, लेकिन लोग पोलाइट होते हैं। अब 2 मर्जिंग हुई तो पीछे वाले ने मेरे को बड़े प्यार से साइड दे दी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। इंडिया में तो भैया रेस लगा रहे हैं, पिकअप करेगा कि मेरे को आने नहीं देना है, ये चीज़ें हैं, तो पोलाइटली चलाते हैं। ब्रेकिंग इज़ वेरी गुड फॉर अ बिग कार, हैवी कार, इट्स अ लिटिल बिट हैवी, बट उसके हिसाब से भी। लेकिन हाँ, हाइब्रिड, अगर आप लोग कोई भी आने वाले टाइम में कोई भी गाड़ी देख रहे हो ना, और इंडिया में भी बहुत हाइब्रिड्स आ रही है, मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ जब से मैं ये चला रहा हूँ कि गो फॉर अ हाइब्रिड कार। वो भाई लॉन्ग टर्म में फ्यूल इकनॉमी बहुत बचाती है। मेरी डेली की ड्राइव अच्छी खासी है, उसके अंदर मैं इसको लेके जाता हूँ, लेकिन बिकॉज ट्रैफिक का ही ज़्यादा टाइम होता है तो उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी पे चल के ये मेरी बहुत कॉस्टिंग बचाती है। उस वजह से जब मज़ा आता है तब स्पोर्ट्स में मंगाता हूँ। ठीक है, लोकल में आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे गाड़ी चल रही है, आप देख ही सकते हैं कितना कंफर्टेबल है। मेरे को कोई एफर्ट ही नहीं डालना पड़ रहा। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा जो मेरे को लगा मर्सिडीज़ के हिसाब से, स्टीयरिंग थोड़ा सा हैवी फील होता है इसका। जब हम पूरा जैसे इंडिया में हम एक कार से भी घुमाते हैं तो मेरे को पहले लगा था हो सकता है पर्टिकुलर इस गाड़ी में दिक्कत हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने चेक करवाई कंपनी में भी, तो मर्सिडीज़ का इस मॉडल का ऐसा ही स्टीयरिंग आता है। तो मेरे को बस वो थोड़ा लगता है कि इसके अंदर थोड़ा काम करा जा सकता था और स्टीयरिंग को थोड़ा लाइट फील करा सकते थे, लेकिन ठीक है, मतलब वो इट्स नॉन इशू कि कोई उसका इशू नहीं है। अगर होता तो बहुत अच्छा होता, बट नहीं है तो भी ठीक है। चलिए आगे की वीडियो में हम थोड़ा बहुत, जैसे मैंने पहले बोला कि ये तो अभी हम बिल्कुल ही रेजिडेंशियल की छोटी छोटी गलियों में 20 की स्पीड लिमिट वाली रोड्स पे चला रहे हैं, तो ज़्यादा तेज़ नहीं है। थोड़ी सी मैं आपको रिंग रोड्स आते हैं यहाँ पे, जो छोटे हाईवेज़ होते हैं जो सिटी के अंदर होते हैं, और फिर जो मोटरवे, दोनों पे चलाऊँगा, दिखाऊँगा। थोड़ा देखेंगे तो ये है रोड्स 50 एंड 60 स्पीड लिमिट्स के। ये है इंटरसिटी रिंग रोड्स, जैसे हमारे यहाँ होते हैं रिंग रोड्स जो इंटरसिटी छोटे हाईवेज़ होते हैं, ऐसा यहाँ का ये हाईवे है। यहाँ की स्पीड लिमिट्स मोस्टली होती है 40 माइल्स या 50 माइल्स पर आवर, जिसको कन्वर्ट करके अप्रॉक्सीमेटली 80 माइल्स टू 80 किलोमीटर्स टू 70 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड लिमिट होती है। तो हम गाड़ी चला रहे हैं, अब इसके अंदर यहाँ पे चलाने के लिए हम स्पोर्ट्स मोड में चला सकते हैं, लेकिन आई थिंक कंफर्टेबल जो मोड है इसका इज़ एक्चुअली बहुत कंफर्टेबल टू चलाने के लिए। अभी मैं खींच रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जिसमें ये कंफर्टेबल मोड पे है। हाँ, अगर मेरे को बहुत ही भगानी है तो मैं स्पोर्ट्स मोड में डाल सकता हूँ। यहाँ पे राउंड अबाउट्स पे भी रेड लाइट्स होती है। हमारे यहाँ गोल चक्कर आता है जी, हम तो बिना देखे घुस जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो हर जगह ये बहुत बड़ा गोल चक्कर है यहाँ का, तो हर छोटे छोटे सेक्शंस पे वो लगे हुए हैं रेड लाइट्स आपकी, जिस पे आपको रुकना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका फ़ाइन आ जाएगा, जो कि कम से कम बैठेगा 6 से 7 हज़ार रुपये का, जो कि बहुत महंगा बैठता है। तो अभी फिर हम आपको लेके चलेंगे मोटरवे पे, जो हो गया यहाँ का हाईवे, जिसकी स्पीड लिमिट्स होती है 70 माइल्स पर आवर, जो कि हमारी स्पीड में बैठती है 115 किलोमीटर की स्पीड पे। उसमें देखते हैं कि गाड़ी कैसा फ़ील करती है। अभी तक बहुत कंफर्टेबल है, चलाने में मज़ा आ रहा है। तो अब हम आ चुके हैं मोटरवे पे, जैसा कि मैंने बताया था आपको। अभी भी हम चला रहे हैं इसको कंफर्ट मोड पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कंफर्ट दिखा रहा है। ठीक है, कंफर्ट के अंदर पिकअप ओके है, अगर मतलब ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा, स्पेशली अगर आप कॉन्स्टेंटली स्पीड पे चला रहे हैं। 70 की स्पीड लिमिट है तो ज़्यादा तेज़ चला नहीं सकते, क्योंकि हर थोड़े डिस्टेंस में कैमरा आ जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये कैमरे का साइन आ रहा है, तो इसकी यही पहचान है कि आपके कैमरा है। और कई बार यहाँ पे अंडरकवर पुलिस वाले भी घूम रहे होते हैं, जो कि आप पहचान नहीं पाओगे गाड़ी के अंदर। हो सकता है ये जो सामने फोल्ड अभी हमारे आगे आई है, इसके अंदर भी पुलिस वाला बैठा हो, हमें नहीं पता लगेगा। जब इनकी लाइटें जलेंगी तब सीधा पता लगेगा, जो चालान कटेगा। तो इसलिए थोड़ा स्पीड का ध्यान रखना होता है, तो उसके लिए कंफर्ट ठीक है। लेकिन हाँ, कई बार जब अगर होता है कि हमें ओवरटेक लेना है, सामने वाला ठीक से नहीं चला रहा, तो उसके अंदर मेरे को लगता है इसके अंदर कभी कभी कंफर्ट में उतना कंफर्ट नहीं है, तब के लिए फिर डाल सकते हैं स्पोर्ट्स मोड।
उसके अंदर भी खाली इसमें स्पोर्ट्स नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया इसमें स्पोर्ट्स भी है और एक स्पोर्ट्स प्लस भी है। अब मैंने स्पोर्ट्स प्लस मॉडल डाल दिया है, तो एक तो क्या होगा, गाड़ी थोड़ी हाइट नीचे हो जाएगी इससे। उसके बाद बैटरी मोड इसका बंद हो जाएगा और सिर्फ ये पेट्रोल पे चलेगी। इकोनॉमी, हाँ उस टाइम फ्यूल इकोनॉमी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि फिर ये नॉर्मली आपकी जैसे इंडिया में 7-8 की एवरेज देती है गाड़ियाँ, वैसे देने लग जाती है। अदरवाइज़ इलेक्ट्रिक पे 12-13 की आराम से जाती है, कई बार 15-16 भी देती है जब बैटरी पे ज़्यादा इस्तेमाल हो। लेकिन अब जैसे आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, स्पोर्ट्स प्लस पे डालते ही फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपने बस ओवरटेकिंग लेन में डाले और कर दिए। अभी थोड़ी स्लो करके दिखाता हूँ दोबारा से। अभी हम चलो हल्की से जाती है, एकदम से पिकअप आ जाता है, वो चीज़ है। कैमरा अभी यहाँ नहीं है, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा भी खींचना हो स्पोर्ट्स प्लस पे। तो ये देखिए आराम से 80-140 किलोमीटर की स्पीड पे आ चुकी है गाड़ी विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो ये चीज़ है इस गाड़ी का। मर्सिडीज़ इंजन है, ठीक है। लोग कहते हैं BMW ज़्यादा बेटर है, मैं BMW चलाता हूँ, बट कंफर्ट जो मर्सिडीज़ में है वो BMW में कभी नहीं आता। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे सारी, तो उसी में एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको कि जब यूके में बारिश होती है तो साथ ही होती है, आप देख सकते हैं इस टाइम बारिश होती है अच्छी खासी। रात का टाइम है, रात का टाइम भी नहीं है, हाँ 5:30 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है बाहर देख के कि रात के 11-12 बज रहे हैं। ट्रैफिक ठीक है कम है, मोटरवे है क्योंकि, बट स्टिल आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ इस टाइम में गाड़ी चलाना यहाँ पर थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि ये नहीं है कि बारिश है तो थोड़ी कम चला रहे हैं, कम स्पीड पे चला रहे हैं। अभी भी मेरी गाड़ी इस टाइम 120 किलोमीटर पर स्पीड पे चल रही है, लेकिन ऐसा लगेगा ही नहीं रोड्स को देखते हुए कि मैं 120 पे गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसा लग रहा है 50-60 पे गाड़ी चला रहा हूँ। और बारिश है तो थोड़ा बहुत पानी भरता है रोड पे, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कंट्रोल ग्रिप रख के रखनी पड़ती है कि कई बार किसी पानी ज़्यादा भरा हो वहाँ पे टायर निकले तो एकदम से टायर की थोड़ी डायरेक्शन चेंज होती है, थोड़ा सा मानना पड़ता है। फॉग जमती है, लेकिन वही मर्सिडीज़ है तो भैया इनके डीफॉगर अभी मैंने शुरू करा है, विद इन फ्यू सेकेंड्स एकदम क्लियर स्क्रीन हो जाएगी। आवाज़ भी आपको आएगी, दोनों पावरफुल सिस्टम है इसका। तो लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अपनी तरफ से देखो फॉग हट गई है, बट स्टिल 5:30 बज रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 5:30 कुछ भी नहीं होते यार, 8 बजे 9 बजे तक उजाला होना चाहिए, लेकिन 5:30 बजे ऐसा लग रहा है 10 बज रहे हैं। तो कई बार थोड़े से यूके वेदर की जैसे चैलेंजिंग होता है, नो डाउट, बट ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, बने रहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका पार्किंग असिस्टेंट फीचर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी फ़िलहाल गाड़ी ने पकड़ा है तो मैं देखता हूँ। देखो अब जैसे यहाँ पे ये पी के साथ एक एरो आ गया है, इसका मतलब है इसको लेफ़्ट साइड में पीछे कोई पार्किंग समझ में आ रही है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए बस मैंने रिवर्स में डाला, अब ये आ गया स्टार्ट पार्किंग असिस्ट। इसको मैं ओके कर दूँगा तो फिर हो गया। अब मेरे को इसमें क्या करना है, रेस ब्रेक मैं दूँगा, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप चलेगा। आप देख सकते हैं कि स्टीयरिंग को मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब बस मेरे को रेस ब्रेक देखनी है, थोड़ा सराउंडिंग्स का ध्यान रखना है कि कहीं जा तो नहीं रही है गाड़ी, और अपना ऐसे करके हमारी गाड़ी आ गई। अभी मेरे को बताएगा कि चलो पहले ड्राइव में डालो, अब मैंने डी में डाली, तो अब ये पूरा स्ट्रेट होके इस पर रेस दूँगा तो ये अपने आप को गाड़ी को सीधी करके, और ये बताएगा जब पार्किंग पूरी हो गई, हो गया तो इसके हिसाब से इसने गाड़ी पार्क कर दी। तो ये फीचर बहुत अच्छा है गाड़ी का, बहुत यूज़फुल है अगर ढंग से काम करे तो। ये बस वही, अब कोई न्यूअर मॉडल्स में मच बेटर आ रहा है। इस मॉडल के हिसाब से भी 2016 के हिसाब से भी टेक्नोलॉजी स्टिल काफ़ी एडवांस है। चलो आपको गाड़ी की चाबी भी दिखाते हैं। ये मर्सिडीज़ की स्टैंडर्ड चाबी है, ये पुराना मॉडल है, अब नई मॉडल आ गया है। इसके अंदर 3 ही बटन्स हैं, इसका 2 मेन यूज़ है। अगर करना हो आप ये वाला अनलॉक का बटन दबा के रखेंगे तो आपके सारे शीशे डाउन हो जाएंगे, सनरूफ खुल जाएगी, ठीक है। तो ये होता है समर के अंदर हीट निकालने के लिए। लॉक का बटन दबा के रखेंगे तो आपका शीशे बंद हो जाएंगे, सनरूफ बंद हो जाएगी, ये चीज़ है, ठीक है। इसी के बाद आते हैं बूट। तो बूट इज़ नथिंग न्यू कि कुछ नया नहीं है, बट हाँ कई गाड़ियों में खुलने का तो होता है, लेकिन इसके अंदर दबा के रखो तो बूट बंद भी हो जाता है, ये कम गाड़ियों में देखने को मिलता है। तो ये था चाबी के बारे में। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। तो मैंने आपको अब तक बताया कि हम कहाँ गए, मोटरवेज़ पे गए, रिंग रोड्स पे गए, छोटे रेजिडेंशियल एरियाज़ में गए, गाड़ी की ड्राइव के बारे में बताया, गाड़ी के फीचर्स के बारे में बताया,
Overall, my take on car, this particular model is very good car, definitely highly recommended कि अगर कोई भी नॉर्मल बजट में, क्योंकि यूके में स्पेशली इफ़ यू गो 10 लाख का बजट इज़ नॉट वेरी बिग बजट, उसके अंदर बेस्ट कार है ये। पुरानी है लेकिन एज़ यू कैन सी 10 साल पुराने के बाद भी बिल्कुल भी कोई कमी पेशी कुछ नहीं है, कोई आवाज़ें नहीं है, कुछ नहीं है, फीचर से लोडेड है, तो इट्स अ नाइस कार। अब आते हैं हम अपनी वीडियो के बारे में। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी तो गलतियाँ भी हुई होंगी, बहुत चीज़ें होती हैं। प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या चीज़ और आप देखना चाहेंगे, क्या चीज़ आपको लगता है कि मैंने कवर नहीं करी जो मैं आगे कर सकता हूँ। लेकिन ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आगे और बहुत सारा कंटेंट लेके आऊँगा, जिसके अंदर ये तो एक गाड़ी थी, मेरे पास बहुत अभी प्लान है दिमाग में, अलग अलग महंगी गाड़ियाँ। आई हैव सम फ्रेंड्स दैट हैव लाइक लैम्बोर्गिनी एज वेल, फरारी एज वेल। If you guys want that kind of a content, I will definitely try to bring that कि मैं आपके लिए महंगी से महंगी और अच्छी से अच्छी गाड़ी, स्पोर्ट्स कार्स, ये सब लेके आऊँ, दिखाऊँ उन्हें, उनका एक्सपीरियंस कराऊँ, यूके के बारे में बताऊँ, यूके के रूल्स के बारे में बताऊँ। सो प्लीज़ support the channel, get updated, whenever I will be posting new contents every week, I will try to keep it up. And thank you again for the time you spent on watching the video. Tell me definitely you liked it or not, and follow Dive in Cars, your own car buddy.